हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, आज एक बहुत अच्छी सी कहानी पढ़ेंगे। एक व्यंग है एक तरह से ये। हमारे इस पाठ का नाम है बस की यात्रा। तो चलिए हम भी इस बस की यात्रा कर लेते हैं। जानेंगे कैसी बस की यात्रा है और क्या हुआ आखिर इस यात्रा के दौरान, वो इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले पाठ में आए कठिन शब्दों को जान लेते हैं। वे शब्द है कंपनी, श्रद्धा, विश्वसनीय, इंजन, अवज्ञा और अंत्येष्टि। तो बच्चों, इन शब्दों का सही से आप उच्चारण कीजिए और लेखन का प्रयास कीजिए। हम अपने अध्याय को शुरू करते हैं। तो यह अध्याय यूं शुरू होता है कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, यानी कि अपनी ड्यूटी पर जाना था। इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी समझा। इसीलिए लगा कि ये बस पकड़ लेते हैं, टाइम से सुबह पहुंच जाएंगे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। यानी कि हम लोगों ने सोचा कि लोगों ने ऐसा क्यों कहा कि इस बस में सफर नहीं करते जो समझदार लोग होते हैं। क्या रास्ते में डाकू लूटते हैं क्या? तो उन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं, ये बस खुद ही डाकिन है, यानी कि ये बस खुद ही लूट लेती है। तो ये समझ में नहीं आ रहा था क्या है। बस को देखकर तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, यानी कि बहुत पुरानी बस थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे, यानी कि जगह जगह टूट फूट के निशान बस में पड़े हुए थे। यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो। बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, यानी कि भरोसे लायक बस है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वह इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हो, अर्थात जो हमें छोड़ने आए थे वो ऐसे देख रहे थे कि जैसे हम अंतिम यात्रा कर रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निर्मित चाहिए। निर्मित यानी कि एक कारण। अर्थात ऐसा लग रहा था वो कह रहे हैं कि अगर इंसान को इस दुनिया से विदा होने के लिए कोई ना कोई कारण तो चाहिए, और वो कारण तुम लोगों को ये बस के द्वारा मिल गया है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, अर्थात हमें लग ही नहीं रहा था कि बस स्टार्ट होगी, लेकिन बस स्टार्ट हो गई। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, यानी कि जोर जोर से बस हिल रही थी और हम इंजन के अंदर बैठे हुए हैं। कांच बहुत कम बचे थे उस बस में, यानी कि ज्यादातर कांच टूटे हुए थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, अर्थात ऐसा लग रहा था जो कांच बचे हुए वो हम पर ही ना गिर जाएं। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, यानी बस इतनी जोर जोर से हिल रही थी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, अर्थात उस समय की बस हमें महसूस हो रही थी जिसमें हम आज सवारी कर रहे हैं। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, अर्थात ऐसा लग रहा था हर हिस्सा एक दूसरे से मिला हुआ नहीं है। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, अर्थात ऐसा लग रहा था कि सीट कभी भी उखड़ जाएगी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई, यानी कि अचानक से वो बस रुकी। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा।
अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे, ऐसा भी कभी होता है, और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, अर्थात बस जिस जगह से गुजर रही थी वहां का दृश्य देखने लायक था। दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, अर्थात डर लगता था कि बस अब इस पेड़ से टकराई, उस पेड़ से टकराई। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, गोता लगाएगी यानी कि डूब जाएगी। अर्थात तरह तरह के नकारात्मक ख्याल मन में आ रहे थे। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, अर्थात ऐसा लग रहा था कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, ऐसा बस कह रही है। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस को फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक यानी कि अभी अभी हुआ है ये काम। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, अर्थात ऐसा लग रहा था कोई बुढ़िया जो है वो थक कर पेड़ के नीचे बैठी हो। हमें ग्लानि हो रही थी, यानी कि अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि बेचारी पर लदकर हम जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, अर्थात ये यहीं खत्म हो गई, तो इसका बियावान यानी कि सुनसान, बियावान यानी कि सुनसान, बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी कि इसका क्रियाकर्म करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र ही नहीं रही। इस पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर रखकर या लेकर इसी बस से सफर कर रहे थे। अर्थात वो लोग जानते थे इस बस की हालत, फिर भी जान हथेली में लेकर इस बस से ही सफर कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग हो रहा है। इसी को तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर जाती और सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे सबका या उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने इस टायर के लिए प्राण दे दिए, यानी कि टायर नहीं बदले, अपने प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण करना है। प्रयाण यानी कि उस लोक की तरफ जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, बेताबी यानी कि हमारी जिज्ञासा, बेचैनी, हमारी बेचैनी, बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जारी रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो बच्चों, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया ये व्यंग है। इस पाठ के जरिए जो आपके सामने रखा गया है, हरिशंकर परसाई व्यंग लेखक हैं। वो व्यंग के जरिए बताते हैं कि किस तरह की घटनाएं होती हैं। अंत में लेखक ने बताया कि हम सब इत्मीनान से बैठ गए क्योंकि हमें पता था कि हम समय पर अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे और चिंता करने से क्या फ़ायदा। तो रास्ता हंसी खुशी बिताना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है ये पाठ आपको पसंद आया होगा। इस पाठ में एक व्यंग किया गया है कि हमें मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, लेकिन मुसीबत को न्योता भी नहीं देना चाहिए।
जहां पर सुधार किया जा सकता है वहां सुधार जरूर करना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये लोग जो बेकार सी बस को चला रहे थे और अनेकों यात्रियों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे थे। ये लाभ नहीं है, ये हानि है हर किसी के लिए। तो हमें अपनी जिंदगी में इस बात को समझना है कि हमें लालच में नहीं पड़ना है, हमें सुधार के कार्य करने हैं, लोगों की जान बचाने का प्रयास करना है। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।